हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद के इस एपिसोड में हम लोग अक्षर, शब्द और वाक्य को समझेंगे। इसके बाद टेंस के बारे में जानेंगे। तो अक्षर क्या है? वह ध्वनि या ध्वनि का समूह जिसका उच्चारण एक सांस में हो जाता है अक्षर कहलाता है। उदाहरण के लिए आ, इ, ऊ, री, का, खा, गा, गा, अंगा, ये स्वर और व्यंजन के समूह को ही अक्षर कहते हैं। अंग्रेजी में स्वर ए, ई, आई, ओ, यू और कॉन्सोनेंट्स है ए। बैलेंस जितने भी रिमेनिंग जितने भी बचते हैं, लेटर बचते हैं, वो जो है अक्षर कहलाते हैं। और निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण या समूह या अक्षरों के मेल को शब्द कहते हैं, जैसे कमल, जल, थल, फल। और शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं, जैसे राम जाता है। तो काल क्या है? काल जो है, काल क्रिया वर्ब के जिस रूप में कार्य होने का समय पता चलता है उसे काल कहा जाता है। काल क्रिया किए जाने के समय को दर्शाता है। तो काल 3 प्रकार के होते हैं। इन उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। मैं खाना खा चुका हूँ, ये भूतकाल है, मतलब इसमें खाना जो खा चुका है मतलब काम हो चुका है। मैं खाना खा रहा हूँ, ये चल रहा है, ये वर्तमान काल है। मैं खाना खाऊंगा, ये फ्यूचर टेंस है, ये भविष्यत काल है। तो काल 3 प्रकार के होते हैं। इसके अनुसार जैसे क्रिया के 3 कालों में क्रिया होती है, उसी प्रकार से काल के भी 3 भेद होते हैं। मतलब क्या होता है? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। अभी प्रेजेंट टेंस क्या होता है? जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं और आदत वाले वाक्य आते हैं, उन्हें प्रेजेंट टेंस कहते हैं। और प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पूर्ण तत्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। तो ये 4 प्रकार के टेंस हो गए। इसी प्रकार से पास्ट टेंस के 4 भेद होते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सामान्य भूतकाल। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, अपूर्ण भूतकाल। पास्ट परफेक्ट टेंस, पूर्ण भूतकाल। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पूर्ण तत्कालिक भूतकाल। तो इस तरह से पास्ट टेंस हो गए। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। 4 टेंस अगर आपको नाम याद आ जाते हैं तो सबके सामने पहले प्रेजेंट लगा देने का है, दूसरी बार पास्ट लगा देना है, फिर फ्यूचर में इसी तरह से। तो पास्ट टेंस को पहचानने में जिस वाक्य अंत में ता, था, ती, थे, ते, थे आते हैं तो वह पास्ट टेंस होता है। अभी फ्यूचर टेंस समझ लेंगे। जिस टेंस में ता होगा, ती होगा, ती होंगे, तो होंगे, तो ता, ते, ते, ता, ती, तो ऐसे आते हैं, तो वो फ्यूचर टेंस होते हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को सामान्य भविष्यत काल, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को पूर्ण भविष्यत काल, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस पूर्ण भविष्यत काल, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पूर्ण तत्कालिक भविष्यत काल कहते हैं। तो इनको हम उदाहरण से अगले एपिसोड में समझाएंगे कि उदाहरण से आप उसको कैसे ग्रैप्स करोगे। और इसमें क्या है, बेसिकली ये बहुत इजी है, लर्निंग बहुत इजी है। हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन बहुत इजी है। और हम उसी जैसे समुद्र में मोती होता है उस तरह से मैं शॉर्ट कर के आपको बता रहा हूँ। वैसे डेफिनीशंस और एक्सप्लेनेशन तो बहुत है, लेकिन इजी वे में जो आप समझ सकते हो, जिस हिसाब से आप सीख सकते हो, उसी को मैं बता रहा हूँ। पिछले एपिसोड में हमने आपको कुछ इसके बारे में बताया था, वो थोड़ा एक बार रिपीट कर देता हूँ। हिंदी
से हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद के लिए सबसे पहले ज़रूरी है वाक्य में कर्ता को पहचाने। उदाहरण के लिए राम सुरेश शर्मा ने अंग्रेजी पढ़ाई, लोगों ने पुस्तकें पढ़ी, उसने श्याम को कलम दी। यदि वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के बाद में ने आता है तो ने से पहले वाले संज्ञा या सर्वनाम को ही कर्ता कहते हैं। अतः उपरोक्त उदाहरण में राम सुरेश शर्मा लोगों और श्याम कर्ता है। कर्ता को अंग्रेजी में सब्जेक्ट कहते हैं। कर्ता की परिभाषा: कर्ता सब्जेक्ट वह व्यक्ति या वस्तु है जो कुछ कर्म करता है या कर्म से संबंधी है। कर्ता का गहरा संबंध वाक्य के विषय से होता है। कर्ता संज्ञा या सर्वनाम हो सकता है। इंग्लिश डेफिनेशन है: द सब्जेक्ट इज ए पर्सन ऑफ थिंग विच परफॉर्म्स सम एक्शन आर एसोसिएटेड विद द एक्शन। द सब्जेक्ट हैज क्लोज रिलेशनशिप to what is being discussed in sentence. A subject can be noun, pronoun, noun clause or noun phrase. ठीक है, तो इसमें देखो अभी क्रिया समझ लेंगे। क्रिया वह शब्द है जो यह बताता है कि कर्ता व्यक्ति, वस्तु या जानवर क्या कर रहा है। जैसे कपिल केला खा रहा है। खाना क्रिया है जो बताता है कि कपिल क्या कर रहा है। हिंदी में वर्ब के बाद ना आता है, जैसे लिखना, पढ़ना, कूदना आदि। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा। तो ये वर्ब, अभी वर्ब समझेंगे क्या। ये वर्ब इज ए वर्ड। वर्ब क्या है? ये वर्ब इज ए वर्ड दैट tells us what a person, animal or thing is doing. Verb shows action, so they are also called action verb. कर्म क्या है? कर्म ऑब्जेक्ट। कर्म क्या है? ऑब्जेक्ट वह व्यक्ति या वस्तु है जो क्रिया से प्रभावित होता है। वर्ब साधारणतः ऑब्जेक्ट से पहले आता है। Object is the person or thing which is affected by the action of the verb. जैसे राम ने रावण को मारा, तो राम क्या है? ने के पहले आया तो कर्ता हो गया। राम ने रावण को मारा। रावण क्या है? ऑब्जेक्ट हो गया। मारा है क्या है? मारा मतलब वर्ब हो गया। वर्ब मारा, खाना पीना, मारा, डांटा, ये सब वर्ब होते हैं। और वर्ब का प्रभाव जिस पर पड़ता है, मतलब रावण को मारा, तो मारने का प्रभाव किस पे पड़ा? रावण को, तो रावण ऑब्जेक्ट हो गया। प्रायः हिंदी के वाक्य में कर्ता के बाद कर्म और फिर क्रिया आती है, लेकिन अंग्रेजी में कर्ता के बाद क्रिया और उसके बाद कर्म आता है। तो हिंदी में और अंग्रेजी में यही अंतर है। हिंदी में क्या होता है? हिंदी में वह जाता है, वह राम को मारता है, वह राम को पढ़ाता है। तो वह राम को पढ़ाता है मतलब वह राम को पढ़ाता है। पढ़ाना जो है ये क्रिया हो गई, और राम को पढ़ाता है मतलब राम जो है ऑब्जेक्ट हो गया। तो अंग्रेजी में क्या होता है? ऐसे होते हैं कि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो इस तरह से सेंटेंस बनाए जाते हैं। अभी दूसरा देख लो आप। इसमें क्या होता है बेसिकली, अभी सब्जेक्ट के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अभी हम लोग समझेंगे कि नाउन या प्रोनाउन क्या है, या संज्ञा सर्वनाम क्या है। तो वाक्य में जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के बदले में होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम।
संज्ञा जहाँ केवल उसी नाम का बोध कराती है उसे संज्ञा कहते हैं। तो ये छोटे छोटे डेफिनिशंस थे, ये जानने ज़रूरी है ट्रांसलेशन में। अगले एपिसोड में हम कुछ उदाहरण से इसको समझेंगे और इसके तो उससे और क्लियर हो जाएगा।